everyone, welcome to Study Vibes English for class 8th. In this video, we are going to discuss the second part of the chapter, A Visit to Cambridge. A Visit to Cambridge चैप्टर जो है इसके पार्ट 1 को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने डायरेक्ट पार्ट 2 के वीडियो को लगाया है तो आप सबसे पहले पार्ट 1 का वीडियो देखना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। लिंक को खोलते ही पार्ट 1 का छोटा सा वीडियो है, उसके बाद आप पार्ट 2 को पढ़ना शुरू करना। तो अब हमें यहाँ से पार्ट 2 को स्टार्ट करना है। आई होप आपने पार्ट 1 के वीडियो को देख लिया हो। और फिर फिरदौस कांगा जो है, जो कि ऑथर है, जो स्टीफन हॉकिंग का एक तरीके से इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे मीटिंग के लिए आए हैं और 3:30 से 4 बजे तक का उनको टाइम मिला है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं जो वो स्टीफन हॉकिंग से पूछ सकते हैं उनको पूछें। बट जो स्टीफन हॉकिंग है, ही इज़ कम्प्लीटली पैरालाइज्ड। तो पैरालाइज्ड होने की वजह से उनको बोलने में बहुत दिक्कत आ रही है। एक कंप्यूटर से मशीन लाइक वॉइस आती है। स्टीफन हॉकिंग के हाथ में एक बटन है जिसके थ्रू वो कुछ बताते हैं, तो कंप्यूटर पे वो जो वॉइस है वो क्रिएट होकर फिरदौस कांगा को सुनाई देती है। तो कभी कभी फिरदौस कांगा को लगता है कि मैं उनको बहुत दर्द दे रहा हूँ, क्योंकि उनको जो है बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, मैं उनसे इतना काम करवा रहा हूँ। लेकिन फिर भी फिरदौस कांगा एक अगला क्वेश्चन पूछता है स्टीफन हॉकिंग से, और क्या पूछते हैं, एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क। तो फिर वो क्या कहते हैं कि क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता जब मेरे ही जैसा कोई आपके पास ऐसे आ जाता है और आपके काम में आपको परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है। तो फिर आंसर आ जाता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश कर जाता है और वो क्या कहते हैं, यस, हाँ मुझे बुरा लगता है। फिर वो स्माइल करने लग जाते हैं स्टीफन हॉकिंग, क्योंकि वो मजाक कर रहे होते हैं और उनकी वन वे स्माइल होती है, यानी कि सिर्फ वही स्माइल कर रहे होते हैं। एंड ही सेड दैट, फिरदौस कांगा ने क्या कहा कि मुझे पता चल गया कि सेंटिमेंटल हुए बिना या सिली हुए बिना, यानी कि वो बिल्कुल भी पागलपन वाली बातें नहीं कर रहे थे, वो ट्रू फैक्ट्स अपने जो लाइफ के हैं वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे। तो मुझे समझ में आ गया कि ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन दी वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में जो सबसे खूबसूरत इंसान है, आज मैं उसके सामने बैठा हूँ, उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग। अगर आप उनकी पहली झलक देखोगे स्टीफन हॉकिंग की, तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, हैरान कर देने वाली है। बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि जब आप उनको देखते हो तो वो आपको कैसे लगेंगे, जैसे कि कोई रुकी हुई फ़ोटोग्राफ है, क्योंकि वो पैरालाइज्ड हैं, वो हिल नहीं सकते। पार्ट 1 का वीडियो में मैंने आपको उनका फ़ोटो भी दिखाया था। एज इफ़ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न 3 डायमेंशनल। ऐसा लगता है कि जब स्टीफन हॉकिंग लाइव आपके सामने बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि जितनी भी उनकी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में फ़ोटो छपी हैं, जो कि 2D में होती हैं, 2 डायमेंशनल में होती हैं, कुछ नहीं हुआ है, अब वो 3D में सामने बैठी हैं या 3D हो गई हैं। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज। तो यहाँ पर कुछ लाइन्स हैं, उसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको देखना होगा कि जो स्टीफन हॉकिंग थे वो दिखते कैसे थे। आप देख सकते हैं उनका जो हेड है वो एक साइड पे साइडवेज ही रहता था। साथ ही साथ उनका जो पूरा अपर पोर्शन है बॉडी का, जो टॉर्सो है, वो कैसा है, वो पूरा का पूरा शर्ट के अंदर से ऐसे सिकुड़ा हुआ है। साथ ही साथ वो काफ़ी कमज़ोर भी लग रहे थे। इन्हीं बातों को यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है कि देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, कि आप क्या देखते हैं कि उनका जो सिर है वो एक तरफ हुआ है और एक स्लम्प में है। स्लम्प यानी कि एक तरफ गिर गया हो जैसे। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, उनका जो बॉडी का ऊपरी हिस्सा है, अपर पार्ट है उनकी बॉडी का, वो उनकी पेल ब्लू शर्ट में, जो ब्लू शर्ट उन्होंने अभी पहन रखा था, उसके अंदर सिकुड़ा हुआ है। द वेस्टेड लेग्स, उनकी जो टांगे हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। You look at his eyes which can speak still and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. जब आप उनकी आँखों को देखोगे स्टीफन हॉकिंग की, तो आपको लगेगा कि जैसे उनकी आँखें कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ बोलना चाह रही हैं, भले ही उनमें कुछ ज़रा भी मूवमेंट ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि स्टीफन हॉकिंग कुछ बड़ा और कुछ अर्जेंट, कुछ अच्छा मुझे बताना चाह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या है। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। लेकिन मैं तो पूरी तरीके से हिल गया था, फिरदौस कांगा ने कहा, क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में देखा जिनके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी उनसे मिलने का चांस भी ले पाऊँगा।
बिफोर यू लाइक ए लैंटेन हुज वॉल्स आर वॉर्न सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इन साइड। आपके सामने, बिफोर यू यानी कि मेरे सामने एक ऐसी लालटेन थी। लालटेन क्या होता है? जिसमें से रोशनी आती है। तो इसी तरीके से स्टीफन हॉकिंग क्या थे? एक लालटेन थे, लेकिन उस लालटेन की जो दीवारें थी वो जो थी अब वो ख़राब हो गई हैं और इतनी पतली हो चुकी हैं कि आपको सिर्फ अंदर तक क्या देखने को मिलता है, अगर आप अंदर झाँकोगे तो आपको सिर्फ अंदर की लाइट देखने को मिलेगी। इज़ द इनकैंडिसेंस ऑफ अ मैन, जो कि स्टीफन हॉकिंग का भी इनर ग्लो था। उनकी अंदर का जो ग्लो था, उनके अंदर की जो लाइट थी, सिर्फ वही दिख पा रही थी। द बॉडी ऑलमोस्ट इर्रेलेवेंट, उनकी जो बॉडी थी वो तो अब इर्रेलेवेंट रही थी। जो बॉडी थी उसने अब साथ उनका छोड़ दिया था। एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडोज़, वो बॉडी जो थी वो सिर्फ एक शैडो के काबिल रह गई थी, सिर्फ उसकी शैडोज ही बन सकती थी, ठीक है, एक केस की तरह। सो दैट आई नो बिलीव इन अ इंटरनल सोर्स, नो दैट दिस इज़ वॉट ईच ऑफ अस इज़, एवरीथिंग एल्स एन एक्सेसरी। तो कह रहे हैं वो फिरदौस कांगा कि मैं भी यही मानता हूँ कि हमारे अंदर जो है वो सिर्फ हमारे अंदर की सोल है, हमारे अंदर की आत्मा है, ठीक है। बाकी जो भी हमारे बाहर है, हमारा जो भी कुछ है, ये सब हमारा जो बॉडी है, ये सब क्या है? एक एक्सेसरी है। एक्सेसरी यानी कि जिसको आप अलग से लेते हो, वो आपकी बॉडी में मेन नहीं है। मेन क्या है? आपके अंदर का मन, आपका दिमाग, आप कैसे हो, ये सब मैटर करता है। वॉट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बींग डिसेबल? आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। फिर मैंने उनसे पहले पूछा कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हैंडीकैप्ड होने में या डिसेबल होने में या अपाहिज होने में सबसे अच्छी चीज़ क्या आपको लगती है? तो फिर स्टीफन हॉकिंग का जो एक बयान आता है वो क्या कहते हैं कि आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल, कि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अच्छा होगा डिसेबल होने में। कौन चाहेगा कि उसकी जो बॉडी है वो इस तरीके से पैरालाइज हो जाए, वो बोलने के काबिल ना रहे, चलने के काबिल ना रहे, ठीक है। आई थिंक आई सेड यू टू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा कि आप जो हो अब डिसेबल होने के नाते ये डिस्कवर कर पा रहे हो कि जो पूरी दुनिया है उसमें कितनी काइंडनेस भरी हुई है, कि जो लोग हैं वो डिसेबल लोगों के प्रति कितने ज़्यादा दयालु हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन। अब यहाँ पर उनका जो वॉइस सिंथेसाइजर था, जो कंप्यूटर था जो उनके लिए बात कर रहा था, अब वो तो ये नहीं बता सकता ना कि स्टीफन हॉकिंग के क्या एक्सप्रेशन थे। तो जो फिरदौस कांगा था उसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी कि वो किस टोन में अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से बताना चाह रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन और वर्ड्स ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हम किसी दूसरे पर्सन की बात को समझ पाते हैं। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विद मी, और मुझे भी नहीं पता था कि कितने एंथुसियाज्म के साथ, कितने एक्साइटमेंट के साथ वो मेरी बातों के साथ एग्री कर रहे थे या सहमत हो रहे थे। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. फिर वो कह रहे थे फिरदौस कांगा कि हर वक्त जब भी मैं अपनी चेयर को थोड़ा सा शिफ्ट करता था, अपने हाथ को थोड़ा घुमाता था, तो मैं टाइम देखता था और सोचता था कि जो टाइम मुझे अब मिला है स्टीफन हॉकिंग से मिलने का, ये कितना खूबसूरत टाइम है, मैं उसको गंवाना नहीं चाहता हूँ। मेरे हर 30 मिनट भी काउंट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और मुझे जो है कितना अच्छा सा रिलीफ मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर बैठ के कि भले ही मेरी बॉडी भी इतनी पॉसिबली सारे कामों को ना कर सकती हो, मैं भी हैंडीकैप्ड हूँ, मैं भी फिज़िकली डिसेबल्ड हूँ, लेकिन ये चीज़ कितनी छोटी है स्टीफन हॉकिंग के आगे, कि ये बात कि मैं चल नहीं सकता हूँ या खड़ा भी नहीं हो सकता। I told him now he had been an inspiration beyond Klitsch for me and surely for others. Did that thought help him? कि आजकल जो है हर कोई एक दूसरे को अपनी आप की इंस्पिरेशन बताता है कि मेरी इंस्पिरेशन ये लोग हैं, ये लोग हैं। तो इसी तरीके से जो है वो भी कह रहा है कि मैं आपको कहता हूँ स्टीफन हॉकिंग कि आप मेरी इंस्पिरेशन हो, ठीक है। और ये जो है कोई ऐसा फ्रेज़ नहीं है कि मैं जो किसी को भी बोल दूँ, आप सच में मेरी इंस्पिरेशन हो। तो क्या मेरा ऐसा कहना आपको कुछ हेल्प करता है या आपको कैसा लगता है? उन्होंने कहा नहीं। हाउ थॉट आई फुलिश सॉरी
आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, मुझे लगा कि मैंने कितना मूर्ख सा सवाल पूछा. व्हेन योर बॉडी इज़ अ क्लास्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल. तो उन्होंने कहा कि मुझे बाद में समझ में आया कि मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था. ऑब्वियसली क्या होता है कि जब आपकी बॉडी इस तरीके से डिसेबल्ड हो, आप हैंडीकैप्ड हो, आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो. क्लॉस्ट्रोफोबिक यानी कि एक छोटे से आप कमरे में बंद हो गए हो, आप चल नहीं सकते हो, फिर नहीं सकते हो, कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, चाहने के बावजूद भी कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा घुटन भरा होता है. एक रूम की तरह जिसके अंदर आपको बंद कर दिया हो और जिसकी दीवारें जो हैं रूम की, वो दिन बर दिन क्या हो रही हैं, छोटी होती जा रही हैं और वो रूम छोटा होता जा रहा है. जिसके मतलब क्या है कि उनकी एबिलिटीज़ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ अच्छा नहीं है कि लोग जो हैं वो आपको एडमायर करें या लोग जो हैं आपको अपनी इंस्पिरेशन मांगे कि ये जो इंसान है ये मेरी इंस्पिरेशन है, और उनको देख के मुझे अच्छा लगता है कि ये अभी तक भी ज़िंदा हैं या सांस ले रहे हैं. इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर. तो फिर फिरदौस कांगा स्टीफ़न हॉकिंग से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी सलाह है जो आप देना चाहते हैं डिसेबल्ड लोगों को, कोई ऐसी सलाह जो उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना दे. दे शुड कंसनट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट. आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो स्टीफ़न हॉकिंग यहाँ पे सीधा सीधा कह देते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू कि मुझे लगता है कि चाहे डिसेबल्ड हो या कोई भी पर्सन हो, उनको उसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए जिस चीज़ में वो अच्छे हैं. मुझे लगता है कि जो डिसेबल्ड ओलंपिक्स जैसे गेम्स को शुरू करा गया है वो सब बेकार का टाइम वेस्ट है. I know what you mean. I remember the years I would spend trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstrung it at one night. तो फिर वो क्या कहते हैं, स्टीफ़न हॉकिंग का कहने का मतलब ये था कि ज़रूरी नहीं है कि आप डिसेबल्ड हो तो आपके लिए ओलंपिक्स बना दिए तो हर डिसेबल्ड पीपल को जो कंसंट्रेट करना चाहिए आगे वो ओलंपिक्स में ही करना चाहिए. नहीं, आप जिस भी चीज़ में अच्छे हो, आपकी डिसेबिलिटी भी आपको नहीं रोक सकती है उस काम को करने में. जैसे कि वो फिरदौस कांगा भी बताते हैं कि मुझे पहले एक स्पेनिश गिटार का पहले शौक़ हुआ था, तो मैंने वो जो गिटार था वो लिया था, उसको बजाने की कोशिश की थी जो मुझसे भी ज़्यादा बड़ा था. ठीक है, मैं उसको संभाल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक रात मैंने खुशी खुशी ग्लीफुल यानी कि खुशी खुशी उसकी सारी स्ट्रिंग्स को निकाल कर तोड़ दिया. द हाफ आवर वॉज अप, यानी कि आधा घंटा बीत चुका था. आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर. फिर उन्होंने क्या कहा कि मुझे समझ में आ गया है कि हो सकता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया हो, पर थैंक यू कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं. स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू दी गार्डन. फिर क्या होता है, फिरदौस कांगा को वो क्या कहते हैं कि स्टे यानी कि रुक जाओ. ठीक है, स्टीफ़न हॉकिंग कहते हैं कि रुक जाओ, चाय वगैरह पी लो और मैं तुम्हें अपना गार्डन भी दिखाता हूँ. तो फिर वो जो स्टीफ़न हॉकिंग जो है वो उसको अपना गार्डन दिखाते हैं. वो गार्डन एक पार्क के जितना बड़ा होता है, लेकिन जो स्टीफ़न हॉकिंग थे, बट स्टीफ़न हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच रम्बलिंग अलॉन्ग हिज मोटराइज व्हील चेयर वाइल आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे. तो यानी कि जो स्टीफ़न हॉकिंग थे वो एक एक इंच अपनी व्हील चेयर के साथ जो है थोड़ा सा गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हुए, जो रम्बलिंग साउंड होती है व्हील चेयर की, उसके साथ चलते चलते आगे बढ़ रहे थे. यानी कि होता है कि यहाँ पर जो स्टीफ़न हॉकिंग है और फिरदौस कांगा है, उनकी मीटिंग जो थी वो अब और लंबी नहीं चलने वाली थी, ख़त्म होने वाली थी. ठीक है, जो ख़त्म होने वाली थी तो फिर वो बात कर रहे हैं कि वो उसको अपने गार्डन में लेके गए. गार्डन के बारे में बताया कि जो गार्डन है वो बहुत बड़ा है, एक पार्क के जैसा है. स्टीफ़न हॉकिंग अपनी व्हील चेयर से रंबल करते हुए, यानी कि वो जो मोटराइज व्हील चेयर थी उससे आवाज़ निकालते हुए ही उस गार्डन में मेरे साथ घूम रहे थे और मैं जो था वो बच बच के चल रहा था. ठीक है, वी कुडंट टॉक वेरी मच. अब जब हम घूमने निकल गए थे तो हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए. और फिर क्या हुआ, जब धूप थोड़ी सी बढ़ गई तो फिर क्या हुआ, एकदम से उनकी जो होता है ना कि 4 बजे एकदम से धूप एकदम बढ़ती है, उसके बाद धीरे धीरे सनसेट होने लगता है. तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जो सन था, जो सूरज था, उसने उनको शांत कर दिया और जो भी सूरज की रोशनी थी, जो उनके एक्सप्रेशंस थे, वो सब कुछ रुक गए. द लेटर्स ऑन स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर. और फिर होता है कि जब आप कंप्यूटर स्क्रीन को धूप में देखते हो तो उनके लेटर्स भी आपको समझ में नहीं आ रहे होते. एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव. और 1 घंटे बाद हमारा जाने का टाइम हो गया.
आई डिडेंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ, मैं उनको किस नहीं कर सकता था, मैं रो भी नहीं सकता था। आई टच हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, तो उस शाम जो गर्मियों की शाम थी, उस शाम मैंने उनके कंधों को हाथ रखा और उनकी व्हील चेयर के साथ साथ चला गया बाहर। आई लुक बैक एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, वो मुझे पीछे मुड़कर मैं उनको पीछे मुड़कर देख रहा था और मैं देख रहा था कि वो मुझे वेव करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हाथ हिलाकर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि एक एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन, आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जो स्टीफन हॉकिंग है वो भी नहीं चाह रहे थे कि फिरदौस कांगा जो है वो अभी उन्हें छोड़कर जाए, वो चाहते थे कि वो थोड़ी देर और रुक जाए। और लेकिन फिरदौस कांगा को समझ में आया कि आज मैंने कितनी ब्रेवरी का काम किया, मैंने कितना अच्छा काम किया कि मैं स्टीफन हॉकिंग से मिल पाया, ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छी चीज़ थी। और यहाँ पर मैंने कितने सालों से स्टीफन हॉकिंग के बारे में रिसर्च किया, उनके बारे में सुना, उनकी किताबों को पढ़ा, लेकिन आज जब मैं उनसे असल में मिल गया हूँ तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी जो जर्नी है, मेरी जो यात्रा है वो अब के लिए ख़त्म हो गई है। तो इसके राइटर हैं फिरदौस कांगा, उनकी जो बुक है फ्रॉम द हेवन ऑन व्हील्स, उससे ये चैप्टर लिया गया। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।